हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के लेकर उपस्थित हैं और आज है आपका 29 जनवरी 2021। तो आइए देखते हैं 29 जनवरी से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। तो पहला प्रश्न है आपका कि किस राज्य सरकार ने सौगुन नामक योजना को शुरू किया है। तो सौगुन जो होता है, आप लोग सुने होंगे गांवों में सौगुन का मतलब क्या होता है। तो सौगुन जो शुरू किया गया योजना, खासकर लड़कियों के विवाह के अवसर पर यह सौगुन योजना शुरू किया गया कि लड़की की जब विवाह होगा तो राज्य सरकार के द्वारा उसे आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा, यानी 15,000 रुपया तक आर्थिक लाभ दिया जाएगा। यह शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, यानी पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है आपको बेटी को, लड़कियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, खासकर विवाह के अवसर पर। और पंजाब से याद रखेंगे, हाल ही में पंजाब सरकार ने आपको जलियांवाला बाग शताब्दी वर्ष के लिए एक पार्क बनाने की घोषणा किया, जिसका हाल ही में अभी शुभारंभ किया गया। यानी जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क का उद्घाटन अभी हाल ही में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे कि आप मैप में देखते हैं कि ये है आपका पंजाब। पंजाब जो है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है वो पाकिस्तान के साथ बनाता है। पंजाब जो है अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपको पाकिस्तान के साथ बनाता है, यानी ये पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का एक राज्य है। अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक मेला, यानी विश्व पुस्तक मेला का जो आयोजन होगा इस बार 12 से 15 फरवरी के बीच में, ये वर्चुअल रूप से होगा, यानी वर्चुअल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा और ये दिल्ली शहर में शुरू किया जाएगा। कहाँ से शुरू किया जाएगा? तो दिल्ली शहर से ये शुरू किया जाएगा। और नाव पुस्तकालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है कलकत्ता में। नाव पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कलकत्ता में। लखनऊ से याद रखेंगे, जो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर थैला बैंक की स्थापना हाल ही में किया गया। लखनऊ शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए थैला बैंक की स्थापना किया गया, यानी लोग को जो प्लास्टिक यूज करते हैं उसके स्थान पर थैला दिया जाएगा, झोला दिया जाएगा, वो ले सकते हैं। कलकत्ता से एक पॉइंट और याद रखें, कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह जो है जिसका नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। भुवनेश्वर से याद रखेंगे, उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है और यहाँ पर हाल ही में अभी आदि महोत्सव की शुरुआत किया गया है। यानी आदि महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है आदि महोत्सव। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। तो ये है आपको पुस्तकालय, और पुस्तकालय में जैसे कि पुराना वीडियो इमेज है जिस पर लोग किताब खरीदे मेला में, ये पुस्तकों की क्या होती है? बिक्री होती है। इस बार यह वर्चुअल होगा। ग्रीन टैक्स किस मंत्रालय के द्वारा लगाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा आपको परिवहन के लिए, तो ये परिवहनों पर लगाया जाएगा, यानी सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया गया कि अप्रैल 2021 से ये ग्रीन टैक्स भी आपको लगाया जाएगा वाहनों पर। जो वाहन आपको पुरान हो गई है उसके लिए लगाया जाएगा। और वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। कौन है? नितिन गडकरी हैं। रेल मंत्रालय से याद रखेंगे, रेल मंत्रालय अभी हाल ही में नई लॉ एक्ट नीति 2021 लागू किया है, यानी नई लॉ एक्ट नीति 2021 लागू किया है। तो कौन किया है? तो रेल मंत्रालय। वर्तमान रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल हैं। अब वर्तमान रेल में इनके चेयरमैन या सीईओ जो हैं वो उनका नाम है सुनीत शर्मा। कपड़ा मंत्री जो हैं वर्तमान में आपको स्मृति ईरानी है। कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। और याद रखेंगे वित्त मंत्री जो है अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण है। अभी हाल ही में 1 फरवरी को जो बजट प्रस्तुत करने वाली हैं वो कौन प्रस्तुत करेंगी? तो वित्त मंत्री ही आपको संसद में बजट प्रस्तुत करती हैं। और बजट शब्द की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है, किंतु बजट शब्द नहीं है, उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे महावीर चक्र प्रदान करने की घोषणा किया? तो महावीर चक्र जो है वो वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है और यह पुरस्कार दिया जाएगा कर्नल बी संतोष बाबू को। यह पुरस्कार दिया जाएगा जो राष्ट्रपति ने हाल ही में महावीर पुरस्कार देने की बात कही। तो ये है आपके कर्नल संतोष
बाबू हैं, जो आपको भारत चाइना के बीच जो गलवान घाटी में झड़प हुआ था जिसमें इनकी जान चली गई थी और ये बिहार रेजिमेंट के थे। और इन्हीं को इस बार 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने इन्हें महावीर चक्र देने की घोषणा किया। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जिनका नाम है जेनेट एलन। कौन है? जेनेट एलन जो है वो वित्त मंत्री बनी है। जबकि याद रखेंगे एंटोनियो बिल्कन जो है वो विदेश मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए? अमेरिका के विदेश मंत्री बनाए गए हैं। और याद रखिएगा जेनेटा एलन जो है ये पहली महिला वित्त मंत्री है, यानी पहली महिला वित्त मंत्री हैं ये। और ये विदेश मंत्री अभी हाल ही में बने हैं क्योंकि अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद 20 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बने और पहली बार वहाँ महिला उपराष्ट्रपति भी बनी जिनका नाम है कमला हैरिस। ये डेमोक्रेटिक पार्टी की ही वहाँ पर जीत हुई और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जेनेट एलन और एंटोनिया बिल्कन जो है विदेश मंत्री हैं और जेनेटा एलन क्या है? वित्त मंत्री बनी है जो पहली है। और वहाँ पहली उपराष्ट्रपति भी पूछे जाए तो कमला हैरिस पहली बार बनी है जो अमेरिका की 49वीं राष्ट्रपति बनी है। जबकि 46वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया? तो कौशाम्बी को वो कोरोना मुक्त घोषित किया है, यानी कौशाम्बी जिला जो है उत्तर प्रदेश को उसे कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविताज कहाँ पर मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको केरल में। कहाँ पे? केरल में। केरल की राजधानी जो है त्रिवेंद्रम, वहाँ पर ये आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष केरल में आयोजित किया जाता है। केरल से याद रखेंगे केरल के आपके सीएम हैं आपको पिनेरी विजयन है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। वहाँ हाल ही में 1 स्कूल 1 IS योजना की शुरुआत किया गया था केरल में। केरल भारत का पूर्णतः साक्षरता वाला राज्य है और सर्वाधिक लिंग अनुपात भी आपको केरल में है। महिला व्यापारी केंद्र की स्थापना पहली बार केरल में किया गया था। MSP लागू करने वाला देश का पहला राज्य है केरल। और केरल से याद रखेंगे अपनी शिक्षा को पूर्णतः डिजिटल बनाने वाला देश का पहला राज्य है केरल। और उसके अलावा याद रखेंगे समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया था केरल से ही। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। कहाँ है? वाशिंगटन DC, यानी अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन DC वही है। IMF का मुख्यालय भी और आपको वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन DC। दोनों वित्तीय जो संस्थान है दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में ही है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई 1945 ईस्वी में और इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 11.5% अनुमान लगाया गया है कि इतना विकास दर होगा आपको 2021 में। किसने लगाया है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा ये लगाया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया? तो राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस की हाल ही में अभी जयंती मनाई गई थी 23 जनवरी को और 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हमारे सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था और इसी के अवसर पर 23 जनवरी को हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं। किंतु वर्तमान सरकार के द्वारा अभी 23 जनवरी से हम लोग इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपको 23 जनवरी किनकी जयंती पर? तो आपको सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का। तो वीडियो को देखते रहेंगे और ये रिवीजन जो है ये रिवीजन के साथ साथ आप कॉपी में नोट भी करते रहें। नोट कीजिएगा तो वही आपको जब भी रिवीजन कराएंगे सप्ताह में तो एक बार पुनः रिवीजन कराते हैं पूरे एक सप्ताह का करेंट अफेयर्स का, तो उसको भी आप नोट कर लें। उस दिन आपको इसका PDF भी आपको डलवा देंगे। PDF आप डाउनलोड के अपने मोबाइल से फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र, तो इसी को अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी जो कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? तो ये भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक है और इससे आप अपना वोटर ID कार्ड जो है वो आपको
आप खुद लोड कर सकते हैं, जिस तरह आधार कार्ड का लोड कर सकते हैं उस तरह ये खुद लोड कर सकते हैं अपना पूरा जानकारी डालने के बाद। अगर आपका बन जाता है ये पूर्णतः डिजिटल होगा। ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। निर्वाचन आयोग से 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद में किया गया है, जबकि भाग पूछे तो भाग 15 में इसकी चर्चा किया गया। और हमारा निर्वाचन आयोग जो है 3 स्तरीय है। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा है, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त में राजीव कुमार और सुशील चंद्रा है। निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 25 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अतः 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था निर्वाचन आयोग की स्थापना। ये अतः 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं, आपको राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आपको मतदाता जो होते हैं उन्हें जागरूक करने के लिए कि वो अपना वोट का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किसने सतह से हवा में मार करने वाली यानी सतह से हवा यानी सरफेस टू एयर में मार करने वाली आकाश एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन का आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया था। उड़ीसा में किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO के द्वारा बनाया गया था और इसका परीक्षण किया गया। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसका हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली और इसके महानिदेशक हैं जी सतीश रेड्डी। तो याद रखेंगे इसके महानिदेशक कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1958 ईस्वी में। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे मेरा दिख रहा है, यही है आपका आकाश मिसाइल जो न्यू वर्जन है यानी नई पीढ़ी का मिसाइल का अभी हाल ही में आपको प्रशिक्षण किया गया और उसके बाद भारतीय सेना में इसे शामिल किया जाएगा। पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क जो बनाया गया था वो किस राज्य के द्वारा खोल दिया गया? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ये खोल दिया गया। याद रखेंगे मगरमच्छों की सफेद मगरमच्छों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है। जैसे देख रहे हैं सफेद मगरमच्छ यानी ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक मगरमच्छ पार्क बनाया गया जहाँ सफेद मगरमच्छ ज्यादा संख्या में दिखाई देंगे। आप जाकर भी देख सकते हैं, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने एक पौधा एक सुपोषित बेटी के नाम से नामक योजना शुरू किया गया है यानी ये भी खासकर महिला और लड़कियों से संबंधित है, उनको जागरूक करने के लिए, आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए और उसके साथ साथ विवाह के अवसर पर पौधा लगाने के लिए भी इस योजना की शुरू किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान से याद रखेंगे राजस्थान के CM है अशोक गहलोत और कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। यहीं पर इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत किया गया था और ये यहाँ के जो पुलिस अकादमी है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी के रूप में चिन्हित किया गया है वो राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया? ऐसे तो पहले भारत के पास ये विश्व रिकॉर्ड था क्योंकि इसरो जो था भारत के अंतरिक्ष एजेंसी जो इसरो है यह आपको 2017 में एक ही रॉकेट पर 104 सैटेलाइट को लॉन्च करके विश्व इतिहास रचा था, किंतु इस साल इसका रिकॉर्ड टूट गया। ये 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके आपको विश्व रिकॉर्ड बना दिया स्पेस एक्स जो अंतरिक्ष एजेंसी जो है ये आपको अमेरिका का एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके संस्थापक जो हैं एलन मस्क हैं और CEO भी कौन है? एलन मस्क ही हैं स्पेस एक्स का और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और 2002 में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये एक निजी संस्थान है अन्य स्पेस है और इसके द्वारा ये छोड़ा गया है। और एलन मस्क से याद रखेंगे कि एलन मस्क जो है वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है यानी एलन मस्क जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और टेस्ला कंपनी की भी CEO यही है और स्पेस एक्स जो है जो उनका स्पेस एजेंसी है उसका भी CEO यही है। और इसरो जो है भारत की स्पेस एजेंसी है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु में है और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है के सिवान है। कौन है? के सिवान। जबकि जाक्सा जो है जापान का, नासा जो है वो आपको अमेरिका की ही स्पेस एजेंसी है जो सरकारी है। तो ये देख सकते हैं पीछे इसी सैटेलाइट से ये लॉन्च किया गया, रॉकेट से लॉन्च किया गया 143 उपग्रह यानी सैटेलाइट। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इनटू द डार्कनेस को ये बेस्ट फिल्म दिया गया। इसके बारे में भी चर्चा किए थे अगले वीडियो में। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो किया गया था इस बार गोवा में किया गया था, 51 नंबर का था और ये सूचना और प्रसारण मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और यहाँ के CM जो थे गोवा के प्रमोद सावंत भी उपस्थित थे और इसमें फोकस काउंट्री के रूप में बांग्लादेश को शामिल किया गया था।
तो अगला है कि हाल ही में किस राज्य में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभयादु की घोषणा किया गया। यानी मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी करते हैं उन्हें मुफ्त में ये शिक्षा दी जाएगी। यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया गया। जिस तरह केरल में आपको 1 स्कूल 1 IAS मिशन की शुरुआत किया गया, खासकर सिविल सर्विस के तैयार करने वाले बच्चे को उनको आर्थिक रूप से सरकार के द्वारा सहायता दिया जाए, इसके लिए केरल सरकार ने शुरू किया था। उसी तरह यहाँ भी उत्तर प्रदेश ने आपको मुफ्त में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लड़कों लड़कियों को ये सुविधा देगा। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और याद रखेंगे तमिलनाडु ने अपने मिडिल स्कूलों में क्या कर दिया था, 2 GB डाटा फ्री किया था। और उड़ीसा सरकार ने अपने माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा फी को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS सिस्टम यानी पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया। तो GPS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया कि गाड़ी की लोकेशन का अच्छा से पता लगा जा सके। ये छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया। यानी भूपेश बघेल जो यहाँ के CM है, इनके द्वारा ये कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि इस पर चर्चा किए थे अगले वीडियो में। किस राज्य ने हाल ही में पंख योजना शुरुआत किया। तो पंख योजना राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ये मध्य प्रदेश के CM जो है आपको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। और खासकर लड़कियों को जागरूक करना, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पंख योजना की शुरुआत किया गया कि उनकी सुरक्षा कैसे किया जाए, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किया जाए सरकार की ओर से। इसके लिए पंख योजना शुरू की है। कौन? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं स्टैटिक जीके, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके। देखिए वीडियो पर कमेंट जो करते रहते हैं लोग, जो डेली कहते हैं कि आप कमेंट करके छोड़ दिए। लाइव चैट पर जो कमेंट करते हैं गुड मॉर्निंग सर, यहाँ अन्य चीज़ की जो सवालें पूछते रहते हैं वो वीडियो हम नहीं देखते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग वीडियो होता है। इसलिए कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, फिर हम आपको देखेंगे, फिर अगले दिन आप पे उस सवाल का जवाब देंगे। तो आइए देखते हैं स्ट्रैटेजिक में पहला प्रश्न कहता है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो आजीवक संप्रदाय जो था बिहार में ही आजीवक संप्रदाय था। खासकर मौर्य वंश के जब शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार जब शासक बने थे, उसी समय आजीवक संप्रदाय के स्थापना किए थे मोखली गोसाल। किसने किया था? मोखली गोसाल ने इसकी स्थापना किए थे आजीवक संप्रदाय। ऐसे बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को मानने वाला शासक था, ये आजीवक संप्रदाय को ही मानता था। और महावीर से याद रखेंगे, महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, और इन्हें कहा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। भले प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, लेकिन रियल में जैन धर्म के प्रचार प्रसार से लेकर सारे आगे बढ़ाने के काम कौन किए थे? महावीर स्वामी किए थे। इसलिए महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध यानी बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और उन्हीं के प्रिय शिष्य थे कौन? आनंद। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज से याद रखेंगे ये यूनान के रहने वाला था, वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यानी वो सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। क्योंकि आपको 305 ईसा पूर्व में जब की घटना है, जब सेल्यूकस निकेटर जो था उसकी पुत्री हेलेना थी, जिसे हम लोग कर्नेलिया भी कहते हैं, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह हुआ, उसके बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत बनकर आए थे मेगास्थनीज। कौन आए थे? मेगास्थनीज। तो कहाँ के थे? यूनान के थे। किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखेंगे भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इसकी पुस्तक क्या है? इंडिका। तो बहुत बार पूछा गया कि इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये मेगास्थनीज है। कहाँ के थे? तो यूनान के थे। किसका राजदूत थे? तो सेल्यूकस निकेटर के थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब है गुप्तकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो गुप्त काल के शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उन्हीं के समय एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान था। जबकि हर्षवर्धन जो था पुष्पभूति वंश का हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के समय भी एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था ह्वेनसंग। क्या नाम था? ह्वेनसंग नाम था। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री को हम लोग कौटिल्य के नाम से जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, जिन्हें भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, उन्हें चाणक्य भी कहते हैं, उन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त गुप्त के जो गुरु हैं उन्हीं को चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। उनका नाम था कौटिल्य, और उनको भारत का मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं के सहयोग से आपको धानानंद को पराजित करके इस मगध साम्राज्य में एक नया वंश मौर्य वंश के
मौर्य वंश के स्थापना में अहम भूमिका निभाया था कौन? कौटिल्य ने। अतः ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं हम लोग ए ओ हुम को। ए ओ हुम जो थे स्कॉटलैंड के थे और ये भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक या जनक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 ईस्वी में, तो उसके संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम। जब स्थापना हुई उस समय भारत के आपको वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डॉफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डॉफरिन के समय ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। और CR दास को हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही राष्ट्रीय गान जो है मेरा जन गण मन लिखा गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? तो सिंपल है, अध्यादेश होता क्या है? तो अध्यादेश का मतलब ये होता है जब संसद में कोई सत्र नहीं चल रहा होता है और उस समय किसी कानून की आवश्यकता होती है तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। तो अध्यादेश एक प्रकार के कानून है। अध्यादेश क्या है? एक प्रकार के कानून है जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। कब? जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है, उस स्थिति में यह मतलब लाया जाता है। तब तक काम चले और जैसे ही संसद का सत्र स्टार्ट होगा पुनः उसे दोनों सदनों से पारित कर देने के बाद ये आगे तक रहेगा। अगर नहीं पारित किया जाता है तो ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी अधिकतम 6 महीना तक और न्यूनतम 6 सप्ताह तक का है। तो इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 123 में किया गया है। यानी राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 123 में किया गया है। उसी तरह राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। तो राज्यपाल का अध्यादेश है जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 213 में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 110 में कहा गया है कि धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास है। यानी धन विधेयक के बारे में चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। जबकि संसद के दोनों सदनों लोकसभा या राज्यसभा में किसी विधेयक के लेकर मतभेद होता है, उस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। उसी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। यानी संयुक्त अधिवेशन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। तो इसको याद रखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगला प्रश्न है कि चूना पत्थर का यांत्रिक रूप क्या है? यांत्रिक करने में मतलब मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो कौन है इसमें? तो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप यानी यांत्रिक रूप जो होता है वो संगमरमर से ही बनता है। यानी संगमरमर ही है, चूना पत्थर का ही रूपांतरित रूप क्या है? संगमरमर है। और असलेट जो है वो सेल का असलेट होता है। ग्रेनाइट जो है वो मूल चट्टान होता है और इसका रूपांतरित रूप, इसका यांत्रिक रूप क्या होता है? नीस होता है। और कॉटोजाइट जो होता है ये बलुआ पत्थर का होता है। यानी बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप क्या होता है? कॉटोजाइट होता है। और चूना पत्थर का होता है संगमरमर। तो चूना पत्थर का पूछा हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? संगमरमर। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है और मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह में। पहली बार आपको वही मालाबार तट पर पहुंचता है केरल के और वहीं से वर्षा होना शुरुआत होता है। और इस याद रखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कोरोमंडल का तट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं वहां पर बारिश नहीं होता है और ये सीधे आगे कहाँ टकराता है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराता है हवा, जहां पर वहीं पर सबसे ज्यादा बारिश होता है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है और विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वहीं होता है मानसीराम मेघालय में। जबकि लौटती हुई मानसून से बारिश लौटती हुई मानसून को हम लोग उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं और इससे वर्षा होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में होती है। खासकर ये जाड़े के दिनों में होती है। कहाँ होती है? जाड़े के दिनों में। जबकि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास भी जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, उसमें लौटती हुई मानसून का भी प्रभाव रहता है। खासकर पश्चिमी विक्षोभ के कारण भी यहाँ वर्षा होती है। तो इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपको मानसून से, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, मैप के साथ समझा देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो इसको याद रखेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी का फुल फॉर्म। तो अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ किसके कारण नहीं होता? कुष्ठ रोग है, क्या है?
कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण कुष्ठ रोग होता है। तो आइए देखते हैं जीवाणु से कौन कौन रोग होता है। इसको याद रख लेंगे ऐसे, ट्रिक से याद रखेंगे, डीप सिटी का कुटनी है। अगर ऐसा याद रखते हैं ट्रिक से तो आपका भी काम हो जाएगा और याद भी रहेगा। तो जितना भी बीमारी है जीवाणु से कौन कौन होता है, जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से डिप्थीरिया रोग होता है, प्लेग रोग होता है, सिफिलिस होता है, टेटनस होता है, टीबी होता है, कुष्ठ होता है, टी से टेटनस कह सकते हैं, नी से निमोनिया, है से हैजा। तो ये जितना भी रोग होता है वो आप जीवाणु से, कैसे याद रखेंगे? डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, टीबी रोग है, कुष्ठ रोग है, टेटनस है, आपको निमोनिया और हैजा, ये सारी बीमारियां होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। तो वही पूछा है कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु से होता है। तो इस तरह कुछ स्टैटिक जीके था जिस पर हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।